हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट टेस्ट में आपका स्वागत है। अपन अगर क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दें तो इस टेस्ट का जो बोल सकते हैं सिलेबस है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, हीट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एसएचएम वेव्स और थर्मोडाइन। बेसिकली ऊष्मा, सरल आवर्त गति और किसकी बात हो रही है यहाँ पर? फ्लूइड मतलब तरल की और प्रत्यास्थता की। तो अपन अगर ध्यान दें तो एक ही दिशा में लगने वाले विरूपण बल केवल एक ही दिशा में विकृति उत्पन्न करेंगे। तो अगर अपन मान लो किसी पर ये बल लगाए, यहां पर खींचे इसको, तो अगर अपन बोल रहे हैं कि एक ही दिशा में खींचेगा मतलब सिर्फ यही विकृति होगी, तो क्या संभव है? कैसा? अगर इस पेन को ही खींचे अपन तो यहां भी खिंचाव होगा और यहां भी खिंचाव होगा, मतलब एक ही दिशा में नहीं लग सकता। विकृति की दिशा एक नहीं होगी, दो दिशाएं भी हो सकती है, हर बार तो एक नहीं मिलेगी। मतलब ए तो गलत है। तो पहला ऑप्शन दोनों सही गलत हो गया। पहला क्या है? गलत। तो पहला गलत है तो आंसर तो समझ आ गया। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है? प्रत्यास्थलक की तुलना में धातुओं का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। तो प्रत्यास्थलक मतलब एक इलास्टोमर्स होते हैं जिनका यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है मटेरियल के कारण, खिंचाव के कारण, रबर जैसे हो गया, इनका यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है वो स्टील से क्या होगा? कम। क्यों कम होगा? y बराबर क्या होता है? F बट्टे ए, L बट्टे डेल्टा L। यहां पर अगर अपन ध्यान दे तो बल जिसमें बल ज्यादा लगेगा उसका प्रत्यास्था गुणांक भी क्या होगा? ज्यादा। तो अपने पास जो बल ज्यादा लग रहा है वो किसमें ज्यादा लगेगा? धातुओं को खींचने में बल ज्यादा है, मतलब उसका प्रत्यास्था गुणांक भी ज्यादा है। मतलब ये गलत है लेकिन ये क्या है? सही। तो ए गलत है और आर क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं तो अपने पास तीन ताप है ए बी सी। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है F माइनस 32 बट्टे 9, K माइनस 273 बट्टे 5 और यहां क्या होता है? C बट्टे 5। तो पहला है TA, तो सबको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं। तो C बट्टे 5, F मतलब 42, 32 बट्टे 9, 42 है। यहां से अगर अपन ध्यान दें तो लगभग अपन देखे तो ये 74 हो जाएगा। माइनस 74 इंटू 5 और बट्टे में 9, लगभग 8 बार कटेगा। 8 पंचे 40, मतलब ये है माइनस 40। तो A कितना हो गया? माइनस 40। B कितना दिया है? माइनस 10 और C है 200 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर क्या होता है? केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस के माइनस 273, मतलब यहां पर अगर अपन ध्यान दे तो के का मान कितना दिया है उन्होंने? 200 माइनस 273, तो ये हो गया 73। तो अपने पास जो सबसे बड़ा मान है वो कौन सा हो गया? -10 बड़ी संख्या मानेंगे, तो आंसर क्या हो गया अपने पास? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें तो अपने पास आया टर्मिनल चाल। टर्मिनल चाल की बात करें तो वायु में गिर रही एकल गोलाकार बूंद 8 छोटी समरूप बूंद। तो टर्मिनल चाल के अगर सूत्र पर ध्यान दे तो जो चाल है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती। 2/9 ईटा वाला सूत्र लगाएंगे पर। यहां पर अगर देखें तो V1 बट्टे V2 बराबर क्या है? R1 बट्टे R2। अब जब बड़ी बूंद टूट गई है छोटी बूंदों में, तो पहले बड़ी बूंद थी और वो छोटी बूंदों में टूट गई है, तो इसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब और इसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन संख्या कितनी है? 8। 4/3 कैंसल हो जाएगा, आर क्यूब। यहां से अगर ध्यान दो तो इसको लिखेंगे 2 की घात 3, तो 2r क्यूब लिख ले। क्या ये कैंसल? r का मान आ गया। पहले की चाल 20, बाद की चाल निकालना है। पहले की त्रिज्या 2r और बाद की कितनी है? 2 का वर्ग कितना होगा? 4, और 4 से कितनी बार कटेगा? 5। तो V2 बराबर आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4, थर्मामीटर के लिए हिमांक, कोई नया थर्मामीटर दे दिया। ये है मेल्टिंग पॉइंट और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो अपना फॉर्मूला होता है थीटा माइनस मेल्टिंग पॉइंट बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई नया ताप है थीटा, मेल्टिंग कितना है? 10, बॉइलिंग कितना है? 60 माइनस 10, और डिग्री सेल्सियस 0
100 माइनस 0, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है ना। डिग्री, ये ताप कितना माप रहा है 40, तो 40 माइनस 10 बट्टे 50। यहां पर कितना है C बट्टे 100, कितनी बार कटेगा 2 बार। ये कितना हो गया 30, 30 दूनी कितना हो गया 60, मतलब डिग्री सेल्सियस में उस ताप का मान कितना हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन, निबंध लिखा हुआ है। यदि किसी विशेष तापमान पर समान द्रव्य से बने समान त्रिज्या के ठोस गोले और खोखले गोले समान मात्रा में ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं आप ध्यान दो, Q बराबर क्या है ms डेल्टा थीटा, Q बराबर क्या है ms डेल्टा थीटा। अब ऊष्मा समान है तो जो m है वो डेल्टा थीटा के क्या हो गया व्युत्क्रम, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके ताप वृद्धि क्या होगी कम। तो अगर अपन ध्यान दें तो खोखले गोले के तापमान में वृद्धि अधिक होगी। तो देखो आप ध्यान दो कि ठोस गोले का द्रव्यमान जो है m ठोस गोले का वो ज्यादा होगा किससे, खोखले गोले से। इसका मतलब है ताप वृद्धि डेल्टा थीटा खोखले गोले की ज्यादा होगी किससे, ठोस गोले से। डेल्टा थीटा किसका, ठोस। तो खोखले गोले की ताप वृद्धि ज्यादा, तो ये तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, खोखले गोले का द्रव्यमान द्रव तथा समान आकार के ठोस गोले की तुलना में कम होता है। यही तो बोल दिया, खोखले गोले का द्रव्यमान, मतलब दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी दे दिया उसने। तो अपना आंसर क्या हो गया फर्स्ट, ए आर दोनों सही हैं और आर ए का क्या है सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लंबाई 1 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए स्टील के तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तार को 3 भागों में काटा। तो आप याद रखना यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल निर्भर करता है माध्यम मतलब पदार्थ पर, और दूसरा निर्भर करता है ताप पर। किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर। बाकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, मतलब ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता। तो पहले y था तो आंसर भी क्या हो गया y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। L अनुप्रस्थ काट A एक तार यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है, संग्रहित ऊर्जा बताओ। तो आपको सूत्र याद हो तो 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति गुणित क्या होता है आयतन, यही तो है ना फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लो आपको y का पद हो तो y बराबर प्रतिबल बटे विकृति। यहां से विकृति के पदों में चाहिए आंसर मुझे, तो मैं प्रतिबल बराबर क्या लिख लूं, y गुणित विकृति लिख सकता हूं क्या। तो अपन देख लेते हैं। तो y बराबर 1/2, विकृति एक बार आया तो स्क्वायर हो गया, एक और था, और साथ में y, और गुणित में कौन है आयतन। अब ध्यान से देखो 1/2 विकृति क्या है x बटे एल, मतलब डेल्टा एल बटे एल, तो इसको x स्क्वायर एल स्क्वायर लिख लो। y साथ में है और आयतन क्या है क्षेत्रफल गुणित लंबाई। तो देखो एक एल से एक एल कट गया, तो अपना आंसर आ गया ऊर्जा है बेटा। ध्यान रखना ये अपन जो निकाल रहे हैं ये निकाल क्या रहे हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा के लिए अपन लिख लेते हैं ऊर्जा 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 ऊर्जा। तो YAX स्क्वायर बाय 2L, ये आंसर आ गया अपने पास। तो YAX स्क्वायर बाय 2L आंसर क्या आ गया अपने पास B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक धातु की प्लेट 4 मिलीमीटर मोटाई का तल है, तेल की परत है, विरामावस्था। आखिरी में देखो आप देखो तो वेग दिया है, क्षेत्रफल दिया है और बल भी दिया है, 3 चीजें दी है। और पूछा श्यानता गुणांक है, तो श्यानता गुणांक F बट्टे A बराबर क्या होता है ईटा dV बट्टे dy, यही फॉर्मूला है। यहां पर F दिया है 10 की घात -1, क्षेत्रफल है 10 का वर्ग और माइनस कितना 4, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ईटा निकालना है मुझे, गुणित dV का मान है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और dy का मान क्या है यहां पर 4 मिलीमीटर, यही मान है सारे। आप ध्यान से देखो ये 4 गया, ये 2 गया, तो 1 बचा, ये इधर ले जाओ। तो -1 गुणित -1 और नीचे है 2 और माइनस कितना 4,
ये ईटा है, ये कैंसिल कर लो तो 2, और ये 2 से ये 2 जीरो चले गए, मतलब ईटा का मान कितना आ गया 1। तो ईटा का मान कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो फिर गलत कथन बताना है। द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सही बोल रहे हैं। पृष्ठ तनाव भी किस पर निर्भर है? पहला तो माध्यम, और दूसरा किस पर निर्भर है? ताप। किस पर निर्भर है? माध्यम, और किसकी बात चल रही है यहां पर? ताप की। तो अगर इन दोनों पे निर्भर है तो इस पे निर्भर नहीं है, मतलब ये सही है। दूसरा, घुले हुए अपमार्जक, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट की बात हो रही है। डिटर्जेंट मतलब कम घुलनशील अशुद्धि, कम घुलनशील अशुद्धि है तो पृष्ठ तनाव को कम कर देगी। पृष्ठ तनाव घटेगा तो संपर्क कोण भी घटेगा। फिर अगर अपन ध्यान दें तो ये भी सही है। वायु में घूमती हुई क्रिकेट की गेंद का केंद्र परवलयिक प्रक्षेप नहीं, अनुसरण नहीं करता। अगर अपन इस पर ध्यान दे तो आपको समझ में आएगा कि वायु में अगर कोई गेंद घूम रही है तो वो कौन से प्रभाव को दर्शा रही है? मैग्नस प्रभाव। किसको दर्शा रही? मैग्नस, मतलब बर्नौली का समीकरण है। और मैग्नस प्रभाव को अगर दर्शा रही है तो उस पे बल तो अलग अलग होगा ना, और बल बदलेगा तो गेंद जो है वो सीधा बोल सकते हैं परवलय बनाने की जगह कुछ और बनाएगी, तो ये भी सही है। बात आ गई स्थिर प्रवाह में किसी तरल के लिए संकीर्णन तरल की चाल वृद्धि संवेग संरक्षण। नहीं, जो नियम लग रहा है वो किसका नियम लग रहा है? बर्नौली का। किसका नियम लग रहा है? बर्नौली। बर्नौली संवेग पर आधारित हो सकता है, लेकिन यहां पर संवेग का संरक्षण नहीं लगा रहे हैं। तो इसका मतलब जो गलत कथन है वो आंसर क्या आ गया है अपने पास? डी। और बाकी ये आंसर सही नहीं है। कथन तो सही है लेकिन वो गलत पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ गया अपने पास? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सर्विस स्टेशन का उपयोग की जाने द्रव चलित लिफ्ट। जैसे ही लिफ्ट की बात आई तो नियम किसका आ जाएगा? पास्कल का। द्रव चलित लिफ्ट है ना बेटा। और पास्कल ने बोला है कि F बट्टे A कांस्टेंट, मतलब F1 A1 F2 A2, F2 के साथ कौन आएगा? A2। तो यहां पर A2 आया, F1 दिया है उसने कितना? 1000। G का मान अपन रख लेते हैं। A1 का मान अपने पास है 5, F2 निकालना है, और A2 कितना है? 1, तो ये कट जाएगा बेटा 200, और 200 किलोग्राम वेट लगा दिया, मतलब जी इन्होंने लगा के दिया है, तो आंसर आ गया 200 किलोग्राम वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बेटा। अगर बात, ये तो सिंपल है, अपने को मात्रक निकालने हैं। पहला रेखी प्रसार गुणांक। रेखी प्रसार गुणांक अगर देखें तो अल्फा डेल्टा एल बट्टे एल डेल्टा थीटा। यहां एल से एल कट जाएगा, मतलब मात्रकों में, और ये आएगा अल्फा थीटा इनवर्स, मतलब के इनवर्स। तो पहले का आंसर आ गया के इनवर्स, मतलब दूसरा। यहां पर अपन लिख ले 2। दूसरे पर ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को अपन बोलते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता मतलब होता है Q बटे डेल्टा थीटा, मतलब जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन वाला ऑप्शन देखो ये दिख रहा है, मतलब फर्स्ट आ गया। तीसरा अपन बोल रहे हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता S बराबर होता है Q बटे M डेल्टा थीटा, मतलब जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये आंसर कौन सा आ गया अपने पास? चौथा। सही है। और लास्ट अगर देखे गुप्त ऊष्मा होती है Q बराबर ml, तो L बराबर Q बट्टे M, मतलब जूल किलोग्राम इनवर्स, मतलब ये आ गया तीसरा। सारे आ गए, मतलब अपने पास अगर ध्यान से देखो तो आंसर आ गया 2143। तो 2143 यही आंसर बी वाला। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बोलो 3 एक समान चालकों को चित्र में दर्शाया गया है, समायोजित किया जाए, माना कोई ऊष्मा हानि नहीं हो रही। ऊष्मा हानि भी नहीं हो रही, मतलब देखो ये उच्च ताप है तो ये ऊष्मा दे सकते हैं। बेसिकली लंबाई पदार्थ समान है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3/3। लेकिन अगर फिर भी ऐसे करना हो तो अपन लिखेंगे H1 प्लस H2, ये दोनों मिलकर किसके पास जा रहे हैं? H3। इसमें लिखेंगे Ka, ताप कहां से कहां? 80 माइनस थीटा, और लंबाई कितनी है? इसके लिए लिखेंगे Ka 70 माइनस, यहां जंक्शन में थीटा, 70 माइनस थीटा,
बराबर होगा के ए, ये है थीटा माइनस 30 बट्टे में क्या है एल। देखो ये सब कैंसिल होगा, 80 और 70 150 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 30। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 180 बराबर कितना है 3 थीटा। तो 3 से काट दो तो आंसर कितना आ गया अपने पास 60। बाकी अपन इससे भी नॉर्मल सॉल्यूशन कर सकते थे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। 20 सेंटीमीटर लंबी केशिका नली को जल में डुबाया, जल कितना ऊपर गया 8 सेंटीमीटर। इस व्यवस्था को त्वरण जी से ऊपर की ओर भेजा तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव लग रहा है, और लिफ्ट में रख दिया तो H इक्वल टू क्या है 2t cos थीटा बट्टे r रो जी। मतलब जो H है वो G के वित क्रमानुपाती, तो H1 H2 बाद में G2 और पहले का G1। पहले की ऊंचाई कितनी है 8 निकालना है। फिर अपन ध्यान दे तो पहले का G और बाद में लिफ्ट जा रही है तो G प्लस A, तो 8 बट्टे H2 बराबर G प्लस G मतलब 2G, और G ये कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा 4। तो कितनी ऊंचाई तक चलेगा जल 4 सेंटीमीटर। किस ऊंचाई तक आएगा 4 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा सातत्य समीकरण इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सातत्य समीकरण कुछ ऐसी आकृति के लिए बनाया गया है, मान लो इधर आकार में क्या हो जाए वृद्धि, तो यहां पर m बाय टी जो होगा m1 t1 वो यहां के m2 t2 के क्या होना चाहिए बराबर। तो अपन क्या बोल सकते हैं m1 बट्टे t1 m2 बट्टे t2, कैसा अप्लाई कर सकते हैं। अब m1 मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन मतलब क्षेत्रफल लंबाई घनत्व। यहां से अगर अपन देखें तो इसको अपन कांस्टेंट के इक्वल कर रहे हैं ना, सब बराबर होंगे। तो यहां पर आ गया t बराबर क्या है कांस्टेंट, तो ये L बाय टी डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी बट्टे समय लंबाई बट्टे समय वेग होगा, तो ए वी रो इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। ये आंसर आ गया। तो ए वी रो इक्वल टू कांस्टेंट, ये ज्यादा सही आंसर है बी वाला। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर से बड़ा क्वेश्चन। धारा रेखी प्रवाह स्ट्रीम लाइन फ्लो, यहां पर बोल रहा है कण की चाल सदैव समान रहती है, नहीं, पानी के बहाव की दिशा में चाल बदल सकती है। कण का वेग समान रहता है लेकिन ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है पानी का प्रवाह। अगर धारा रेखी है तो मतलब गतिज ऊर्जा और साथ में क्या नियत हो सकता है संवेग। तो अपने पास अगर ध्यान दें तो वेग समान ये भी गलत है, लेकिन किसी निश्चित कण पर समान द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा समान है, ये भी सही है। और समान द्रव्यमान के सभी कणों की संवेग समान है, ये भी सही है। आप ध्यान रखना चाल समान नहीं है, आप ध्यान से देखो तो एम वी समान हो सकता है, सही है, आप ध्यान रखना एम वी समान हो सकता है। तो सी और डी सही है, मतलब आंसर क्या माना जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 मीटर प्रसार के संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा दी है, तो स्थितिज ऊर्जा याद है स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर, पहले U1 हाफ के, पता नहीं के क्या है, तो पहले 1 मीटर खींचा था 1 मिलीमीटर तो k बाय 2 आ गया। बाद में उन्होंने बोला हाफ के, यहां पर कितना खींचा एक अतिरिक्त बढ़ा दिया, तो एक तो ऑलरेडी था एक और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 2, ये हो गया 4k बटे में कितना हो गया 2, ये आ गए मानता। यहां से अगर आपको पता चल रहा है तो यहां से अपन ये 2k लिख सकते हैं क्या। तो अपन फॉर्मूले में मान रखें U1 U2 k बाय 2 और ये है 2k। U1 का मान 1 बट्टे U2 बराबर 1 बट्टे 4। अच्छा क्वेश्चन में बेटा ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में आप ध्यान दो तो परिवर्तन पूछ रहा है, संग्रहित अतिरिक्त ऊर्जा क्या होगी। तो जब अपने पास क्वेश्चन में ये मान आ गए तो ये आया है k बाय 2, ये कितना आया k बाय 2 और ये कितना आया है 2k। तो अगर अपन इन दोनों का अंतर देखने जाएं या डेल्टा U देखें
तो डेल्टा यू में क्या चेंज आ रहा है, ध्यान से समझना। डेल्टा यू आ रहा है 2k माइनस के बाय 2, मतलब 4k माइनस के बाय 2, 3k बाय 2, यही है ना। और यहां से अगर अपन यहां पर आगे सॉल्व कर लें तो पहले था u1 और बाद में डेल्टा यू। पहले के लिए ऊर्जा थी k बाय 2, बाद में कितनी 3k बाय 2, ये 2 गया, ये k गया, ये 1 जूल है, ये डेल्टा यू है, ये 1/3 है। तो डेल्टा यू बराबर कितने जूल हो गया, 3 जूल। देखो आंसर में चेंज आ गया, पहले 4 आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे संग्रहित अतिरिक्त, तो 1 से 4 जूल हुई, मतलब अतिरिक्त कितनी लगी थी अपने पास, 3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हुक का नियम एक अनुभाविक नियम है जो अधिकांश पदार्थों के लिए वैध पाया गया। बिल्कुल सही है, हुक्स लॉ लगता है प्रतिबल सीधे विकृति के क्या होता है, समानुपाती। लेकिन ऐसा लगता कब है, केवल छोटे विरूपक बल में। मतलब अपन बोल रहे हैं यदि विरूपक बल का मान कम है, मतलब बहुत ज्यादा खींच नहीं रहे, तो फिर ये सही है। तो उन्होंने बोला हुक नियम जो है सभी पदार्थों में लग रहा है, और हुक नियम दर्शाता है कम विरूपक बल में प्रतिबल विकृति के क्या है, समानुपाती। दोनों सही हो गए, कम विरूपक बल में प्रतिबल विकृति के क्या है, समानुपाती। तो कथन दोनों सही है, आंसर क्या हो गया अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान देते हैं तो लंबाई 10 मीटर, स्टील के तार प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थ सीमा मतलब प्रतिबल, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है 4×10⁸। तो अधिकतम प्रत्यास्थ, तो y बराबर क्या होता है, F/A L/डेल्टा L। ये तो निकालना है, इसको इधर ले जाओ। तो डेल्टा L बराबर F/A L/y, यही होगा क्या। यहां पर ध्यान से देखो अगर आप, तो डेल्टा L यहां पर जो मान है, पहला तार का प्रत्यास्थ सीमा ये दी है, तो ये 4×10⁸, ये इसका मान आ गया। लंबाई जो दी है वो 10 दी है, और नीचे प्रतिबल दिया है, मतलब प्रत्यास्थता गुणांक दिया है, कितना दिया है, 2×10⁻11। ये 2 बार कटेगा, और ये बचेगा 9 से कितना बचेगा, 2। तो 2×10⁻−2 मतलब 2 सेंटीमीटर, क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर ध्यान से देखें तो एक आदर्श एक परमाणुविक गैस को नियत दाब पर गर्म किया। किस पर गर्म किया बेटा, नियत दाब पर। फिर आगे बोला आपूर्त ऊष्मा ऊर्जा का कितना भाग गैस की आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन पूछ किससे रहा है, ऊष्मा से। तो गैसों के लिए NCV डेल्टा थीटा, और नियत दाब है तो यहां क्या आएगा, NCP डेल्टा थीटा। CV का मान होता है 3/2R, और ये होता है 5/2R। कौन सी गैस के लिए बात कर रहा हूं मैं, एक परमाणुविक। तो ये R कट गया, 2 कट गया, आंसर कितना हो गया, 3/5। कौन सा आंसर हो गया बेटा, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें तो अपने पास देखो अलग अलग ग्राफ बने हुए, वेग बना हुआ है। तो अगर मेरे पास वेग का ग्राफ है, ये दिया है वेग का ग्राफ, तो ये ग्राफ है माइनस साइन, मतलब वेग दिया है -sin⁻t। तो इसका मतलब कॉस, जो विस्थापन है वो रहा होगा cos⁻t। कॉस के अवकलन से तो माइनस साइन आया ना बेटा, तो विस्थापन है कॉस, तो विस्थापन का ग्राफ में बना रहा हूं कॉस। कॉस मतलब ये ऊपर से बनेगा बेटा, सही है। ये विस्थापन, ये वेग। त्वरण के लिए देखो तो साइन का अवकलन कॉस होता है, तो ये आएगा माइनस कॉस, ये त्वरण आ गया, तो ये आ गया माइनस कॉस। अब उसने बोल दिया कण A पर वेग ऋणात्मक है, तो वेग तो देखो बेटा ये माइनस में ही दिख रहा है, नीचे ही है, तो पहला ही सही हो गया, मतलब बाकी तो सही नहीं है। चेक कर लेते हैं। B पर कण का विस्थापन धनात्मक है, B बिंदु मतलब यहां कहीं आएगा, एकदम बीचों बीच है ना बेटा, तो यहां पे आया, यहां पर विस्थापन क्या है, ऋणात्मक, धनात्मक नहीं, गलत। C पर कण का त्वरण 0 है, तो C बिंदु मतलब यहां कहीं आ रहा है,
तो ये आधा भाग और यहां पर, तो ये बेटा शून्य तो नहीं आया, माइनस में आ गया, नेगेटिव मान प्राप्त हो गया, तो ये भी गलत है। और ए और सी दोनों नहीं, तो आंसर क्या हो गया है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऊष्मा पार्य दीवार, ऊष्मा पार्य मतलब जो ऊष्मा को जाने दे, रोकने की कोशिश ना करे, तो ऊष्मा रोधी गलत, ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती गलत। ऊष्मा पार्य पृथक्कृत दो भिन्न निकाय के तापी साम्य तुरंत, तो तापी साम्य प्राप्त होने का मतलब माध्यम से कोई नहीं। बात आई चालक दीवार जो ऊष्मा को एक निकाय से दूसरे निकाय में प्रवाहित करती है, यही तो काम है ना, एक ऐसा पिंड जो ऊष्मा को एक जगह से कहां पहुंचा दे? दूसरी जगह पर। क्वेश्चन नेक्स्ट पर ध्यान दें। दी गई एक तरंग का आपको क्या दिया है? समीकरण 2a cos phi by 2 sin kx माइनस ओमेगा टी phi by 2। अब इसमें अगर अपन ध्यान दें तो गलत कथन का चयन करना है। पहला, ये आवर्ती तरंग है, तो आवर्ती तो है बेटा साइन के फलन में है, साइन स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर नहीं, किसके पदों में है? साइन के, तो आवर्ती तो होगी। सही है, पहला सही है। तरंग की दिशा धनात्मक एक्स, तो जैसे ही अपन ने लिखा y बराबर कोई समीकरण a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तो अगर मान लो माइनस आया तो समझो, अगर यहां पर माइनस आया तो धनात्मक है और प्लस आया तो ऋणात्मक है, तो अभी माइनस है ना यहां पे, तो धनात्मक एक्स अक्ष, ये भी सही है, गलत नहीं है। फिर प्रारंभिक कला, बात क्या कर रहे हैं? प्रारंभिक कला। तो अगर इस वाले सूत्र में अपन ध्यान से देखें इधर पे, तो अगर अपन टी का पद हटा दें तो प्रारंभ में विस्थापन भी जीरो हो जाएगा, तो जो कला बचेगी, प्रारंभ का मतलब है कि समय जीरो है, अगर समय जीरो है तो विस्थापन भी जीरो है, शुरुआती कर रहे हैं ना अपन यहां से, तो यहां पर अगर सब जीरो हुआ तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या? 5/2। ये भी सही बोल रहा है, तो तीसरा भी सही है, मतलब जो गलत है वो चौथा है। गलत क्यों है? क्योंकि वो बोल रहा है तरंग का आयाम ये है। आयाम का मतलब होता है नॉर्मल समीकरण में, ये साइन का पद हटा दो, जो बचा वो आयाम। नॉर्मल समीकरण में आयाम का मतलब क्या है? साइन का जो फलन है उसे रिमूव कर दो, हटा दो। तो अगर मैं इस पूरे को हटा दूं तो आयाम कितना आ रहा है? 2a cos phi by 2, ये आ रहा है आयाम। और यहां पर जो दिया है वो क्या दिया है? 2a cos phi by 4, ये गलत है, मतलब उनने गलत पूछा था, तो अपना आंसर क्या हो गया? 4th। सरल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें तो अपने को बोल रहा है दो कंपित स्वरित्र दे दिए। देखो ये दिया ω1 और ये दिया ω2। ω1 मतलब है 2 पाई ν1, मतलब 1000 पाई, पाई पाई गया, 2 से काटा तो कितना? 500। दूसरा ω2 ν2, 2 पाई ν2 लिख लो, 1008 पाई, ये पाई गया बेटा, और 2 से काटा तो 504। विस्पंद क्या है? आवृत्तियों का अंतर, 504 माइनस 500, मतलब विस्पंद है 4 विस्पंद प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 4, 1 सेकेंड में 4, तो 1 घंटे में, क्वेश्चन में देखो यहां पर बात की है प्रति घंटे, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड? 3600 गुणित 4, 36 चौके 144, मतलब आंसर कितना हो गया? 14400। कितना आंसर हो गया बेटा? 14400। अब बात आई देखो चक्री प्रक्रम की, यहां देखना ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो ग्राफ होता है वो होता है पीवी, और इस ग्राफ में अगर क्लॉकवाइज है तो धनात्मक और एंटी क्लॉकवाइज है तो ऋणात्मक। कब? जब P y अक्ष में हो और ये एक्स अक्ष में। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखो, ग्राफ है VP। कौन सा ग्राफ है? VP। इसमें क्लॉकवाइज का मतलब है निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है पॉजिटिव। और आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा? धनात्मक। धनात्मक मान का मतलब होगा 1 से ज्यादा।
क्या मतलब होगा? 1 से ज्यादा। शून्य मतलब 1 मतलब शून्य की बात कर रहे हैं अपन। शून्य से क्या होगा? ज्यादा। तो आंसर आ गया शून्य से अधिक। ध्यान रखना VP है इसलिए शून्य से ज्यादा है। अगर PV होता तो शून्य से क्या हो जाता? कम। अगला क्वेश्चन देखो, किसी आदर्श गैस के द्रव्यमान में RMS चाल आयतन को नियत रखते हुए दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी। सही है। बेसिकली जब RMS पढ़ते हैं अपन 3P/ρ, आयतन नियत हुआ तो घनत्व नियत हो जाएगा। आयतन नियत हुआ तो घनत्व नियत हो जाएगा। घनत्व नियत है तो दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी, मतलब ये तो सही है, कथन सही है। दूसरा कथन है वास्तविक गैस एक आदर्श गैस समान व्यवहार करती नहीं। यहां दाब और ताप अधिक हो, नहीं, वास्तविक गैस, वास्तविक जब आदर्श व्यवहार करे तो इसका मतलब है ताप उच्च और दाब निम्न। क्या होगा? ताप उच्च और दाब क्या हो जाएगा? निम्न। याद रहेगा आपको। तो यहां पर ये दूसरा गलत है, मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। आंसर क्या हो गया अपने पास? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। एक्स दिशा में संचरित होने वाली तरंग का कोई समीकरण है। क्या समीकरण है? 8 sin πx माइनस 100 πt। अगर यहां पर अपन ध्यान दें तो आपको यहां से क्या त्वरण निकालना है पहले तो, लेकिन आपको मान दिए हैं। मान क्या क्या दिए देखो ध्यान से। 8 sin, ये x है, x दिशा में सेंटीमीटर है, कितना है? 6, तो 6 पाई माइनस, यहां पर अगर ध्यान दो तो 0.11, तो 100 पाई 0.11, तो अपने पास आ गया 8 sin 6 पाई माइनस 11 पाई। 8 sin माइनस 5 पाई। बेटा माइनस 5 पाई, पाई मतलब 180। अब 180 में किसी भी पूर्णांक का गुणा करो तो मान तो वही आएगा ना। देखो ध्यान से, ये 180 हुआ, यहां से यहां तक 180। अब 180 में आपने 2 का गुणा किया तो कितना हो गया? 360। 3 का गुणा किया तो अलग अलग संख्याओं पे ये 5 पाई मतलब ये साइन 0 हो गया। 5 पाई मतलब क्या हो गया? 0। और अगर विस्थापन बराबर 0 है तो त्वरण बराबर भी क्या होगा? 0। विस्थापन 0 तो त्वरण भी क्या हो गया? 0। तो अपने पास आंसर क्या आ गया बेटा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है P³ V बराबर कांस्टेंट। क्या है? P³ V बराबर कांस्टेंट। प्रारंभिक तापमान दाब दिए हैं, क्या अपन देखो तापमान दाब पूछा है लेकिन दिया तो आयतन था ना। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? PV बराबर nRT, तो V बराबर nRT बटे P लिख दो यहां पर, nRT बटे P बराबर कांस्टेंट। एक P से एक P कम हो जाएगा तो P² T बराबर कांस्टेंट। तो यहां से आ गया P1 बटे P2 का होल स्क्वायर बराबर T2 बटे T1। ये बट्टे में चला गया ना बेटा। अब अगर ध्यान से देखें तो पहले का दाब था P0, बाद का 3P0। पहले का ये T और ये T0, ये कट गया तो ये आ गया 1/9। इसको इधर ले जाओ तो T0 बटे 9 बराबर कितना आ गया? T2। वो ध्यान से देखना, सिर्फ यहां मैंने आयतन का क्या रखा हुआ है? मान, तो उससे अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो एक कण सरल आवर्त गति किसी भी बिंदु पर बल माध्य स्थिति की ओर निर्देशित है। सही है। विस्थापन हमेशा माध्य स्थिति से कहां होता है? दूर। और बल और त्वरण विस्थापन के क्या होते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर अगर बल विस्थापन के उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती और विपरीत, तो बल माध्य स्थिति की ओर, क्योंकि विस्थापन दूर लग रहा था। तो ये तो सही है। माध्यम के घटक सामूहिक दोलन स्वयं तरंगों का रूप लेते हैं। आप ध्यान रखना, माध्यम के घटकों के सामूहिक दोलन, तो सरल आवर्त गति की परिभाषा क्या है
कि दोलन गति सरल आवर्त गति में जैसे ये इसका माध्य है तो इसके दोनों तरफ ही तो दोलन हो रहा है, और उन्हीं दोलनों को क्या नाम दे दिया गया है, सरल आवर्त। मतलब ये भी सही है। क्या हो गया आंसर अपने पास, दोनों सही है, तो दोनों कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है। एक कण चरम स्थिति में सरल आवर्त गति करता है, चरम स्थिति यहां से, तो जब यहां से गति होती है तो y बराबर क्या लिखते हैं अपन, a cos ओमेगा टी, और बोला क्या है, 1 सेकेंड में आयाम के आधे दूरी पर आ जाएगा, तो आयाम का आधा मतलब a/2, ये a cos 2π/t, और ये t का मान कितना, 1, बेटा 1/2 आ गया। 1/2 कॉस में किसका मान है, तो कॉस में मान होता है कॉस 60 कॉस 2π/t, और साथ में क्या है t, ये गया कॉस से कॉस, ये पाई से पाई गया, t ऊपर 2 नीचे, तो t/6 बराबर, ये t का मान तो 1 था, 1 कर लें, तो ये आ गया t बराबर 6 सेकेंड। चरम से हुई इसलिए सूत्र क्या लगाया, a cos ओमेगा टी, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए अपन, किसी डोरी पर अप्रगामी तरंगों के संबंध में गलत कथन का चयन करो, गलत बताना है। तो 2 क्रमागत निस्पंदों के बीच तरंग विभिन्न कणों के दोलन में कोई कलांतर नहीं होता। तो बेटा जब तरंग गति कर रही हो, ये चल रही है तरंग और ये चल रही है तरंग, यही चल रही है ना। यहां पर आप देखो 2 क्रमागत निस्पंदों के बीच कण के, देखो या तो इधर ही है या तो इधर ही, इनमें कोई कलांतर तो उत्पन्न होते नहीं दिख रहा, मतलब सही बोल रहे हैं, कोई इनमें कलांतर उत्पन्न होते नहीं दिख रहा। 2 निस्पंदों के बीच की बात हो रही है, तो कोई कलांतर नहीं है, मतलब ये कथन सही है। दूसरे पर आ जाते हैं, अप्रगामी तरंग में एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिवर्तित होता है, तो आयाम देखो बदल रहा है, यहां अलग यहां अलग यहां अलग यहां अलग यहां अलग, तो आयाम का मान हर बार पलट रहा है, ये भी सही है। निस्पंदों के अतिरिक्त डोरी को प्रत्येक कण समान कोणीय आवृत्ति, तो समान को, तो कोणीय आवृत्ति जो है बेसिकली वो निर्भर है 2π/t पे। अब पूरी गति के दौरान आवर्तकाल तो निश्चित हो गया है, आवर्तकाल मतलब समय पे अलग नहीं है ना, अगर 6 है तो 6 फिक्स है, मतलब अगर ये फिक्स है तो कोणीय आवृत्ति भी फिक्स है, ये भी सही हो गया। चौथा गलत है, पढ़ने से पहले ही पता है, 3 सही हो गए। तरंग का आयाम कभी भी किसी दी गई स्थिति पर स्थिर नहीं रहता, बोल सकते हैं स्थिर नहीं रहता, तो अगर अपन ध्यान दें तो कभी भी किसी भी दी गई स्थिति पर स्थिर नहीं रहता। तो अपन बात करें अप्रगामी, तो 2a sin ओमेगा टी cos के x या cos ओमेगा टी sin के x, ऐसे ही समीकरण बन रहा है ना। तो अगर मान लो अपन यहां से ये हटा दें, तो अगर देखा जाए तो 2a cos के x, cos के x मतलब अगर मैं x 0 कर दूं तो देखो आयाम 2a आ गया, तो स्थिर तो हुआ ना। इस कंडीशन में अगर देखें तो ये स्थिर कंडीशन आ गई, x का मान बदलेंगे तो स्थिति पर निर्भर नहीं है, जो बात कर रहे हैं आयाम जो है स्थिति पर निर्भर नहीं है, सही है। तो अगर अपन देखें स्थिति पर निर्भर नहीं है, मतलब इसकी बात करें तो ये क्या हो गया है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 33। सरल आवर्त गति के प्रभाव में द्रव्यमान m वाले कण का विस्थापन समीकरण दिया है। विस्थापन दिया है तो त्वरण जो है वो विस्थापन का उल्टा, माइनस में, विस्थापन का उल्टा मतलब ये है माइनस साइन, तो त्वरण का सूत्र कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा मतलब त्वरण आएगा कितना, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, यही होगा, प्लस में होगा क्योंकि माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। तो बल होता है क्या, ma, a का मतलब ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी।
आप ध्यान रखना, त्वरण होना माइनस था लेकिन विस्थापन माइनस में है, इसलिए त्वरण किस में हो गया है, प्लस में। तो आंसर क्या हो गया बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए, 10 मीटर लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान 5 ग्राम है। तार का तनाव, तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल तो पता है ना, √T बाय m। ये जो m है ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो T है 80, द्रव्यमान है 5 ग्राम, और जो लंबाई है ऊपर कितनी आ गई, 10। सही है। ये कितनी बार कटा बेटा, 16 आया, ये 16 और ये हो गए 4 जीरो। 4 जीरो से बाहर आएंगे 2 जीरो और इससे आएगा 4, 4 गुणित 2 जीरो, मतलब आंसर कितना आ गया, 400। कितना आंसर आ गया बेटा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक चरम स्थिति है 2 मीटर और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो बेटा आपको पता है ना, गति कहां से स्टार्ट हो रही है, चरम स्थिति से। तो y बराबर मैंने अभी बताया था, a cos ओमेगा t। a cos ओमेगा की जगह क्या आएगा, 2 पाई न्यू टी। तो a का मान है 2 cos 2 पाई, आवृत्ति है 50 और साथ में क्या हो गया, t। तो 2 cos 100 पाई t। क्या आंसर आ गया बेटा, 2 cos 100 पाई t। आंसर क्या हो गया, डी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें तो अपने पास आ रहा है, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है। गैसों का अणुगति सिद्धांत बेसिकली जो लगाया गया था वो आदर्श गैस के हिसाब से, सारे नियम किसके हिसाब से बने, आदर्श गैस। तो आदर्श गैस की परिभाषाओं में लिखा है कि गैस का अणु जो है वो पूर्णतः गोलाकार और प्रत्यास्थ टक्कर करता है। क्या होता है, दृढ़ गोलाकार प्रत्यास्थ टक्कर। तो उसने पहले बोल दिया है पूर्णतः प्रत्यास्थ गोल है। सही। गैस का अणु निरंतर यादृच्छिक, मतलब रैंडम मूवमेंट है। गैस के अणु का कोई नियत तो नहीं है, इधर ही जाएगी इधर जाएगी, तो कहीं भी जा सकती, तो रैंडम मूवमेंट है। सही है। गैस के अणु द्वारा घेरा गया आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य, पात्र बड़ा है और गैस का आयतन छोटा सा है, ये भी सही है। तो गैस के अणु के मध्य, जब ये सही है तो ये गलत हो गया। अप्रत्यास्थ टक्कर नहीं हो रही, कौन सी टक्कर हो रही है बेटा, प्रत्यास्थ टक्कर। कौन सी टक्कर हो रही है, प्रत्यास्थ टक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, किसी माध्यम में अध्यारोपित होने वाली 2 प्रगामी तरंगों के सही समीकरण। तो परिणामी तरंग का अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता बताओ। क्या क्या बताओ, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं। तो अपन लिख लेते हैं पहले तो a मैक्स a मिनिमम। क्या होता है बेटा, a1 a2 a1 a2। तो एक है 3a और एक कितना है a, 3a प्लस a 3a माइनस a, 4a बाय 2a। ये कैंसल, ये कितना है 2, और I समानुपाती a स्क्वायर। तो a मैक्स बट्टे a मिनिमम बराबर हो गया a मैक्स बट्टे a मिनिमम का स्क्वायर, मतलब 2/1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 4/1। तो अपना जो फाइनल आंसर आया है वो कितना आ गया है बेटा, 4/1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें तो फिर बड़ा क्वेश्चन आया, परिभाषा ही परिभाषा है। माध्य मुक्त पथ मतलब गैसों के अणुओं की 2 लगातार टक्करों के बीच चली गई दूरी। क्या बोल रहे हैं बेटा अपन, गैस के अणुओं की 2 लगातार टक्कर के बीच चली गई दूरी। तो ये बोल रहा है सभी गैस समान आयतन, समान तापमान पर समान अणु। तो ये तो बेटा एवोगैड्रो का नियम हो गया। एवोगैड्रो ने अपने नियम में क्या बोला था, उन्होंने कहा था गैस के अणु के ताप दाब नियत होंगे तो आयतन मोलों की संख्या के क्या होगी, समानुपाती। तो इसका आंसर तो ए हो गया, लगा देते हैं। दूसरा, टक्करों के बीच अणु द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी मतलब ये माध्य मुक्त पथ की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा है, माध्य मुक्त पथ। फिर अगला है, ऊर्जा सभी स्वतंत्रता कोटियों में समान रूप से। तो ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल ने ऊर्जा समविभाजन नियम में दिया है, मतलब ये हो गया अपना सी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, डी, स्वतंत्र तरीके से अणु की संभव ऊर्जाओं की संख्या। तो आंसर आया BDCA।
बी 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 डी ए सी, नहीं बी डी सी ए, आंसर क्या हो गया अपना 4। अगले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला बोल रहा है एक तरंग दी है, ये आपको देखो दिया है y/8, क्या दिया है y/8, और पूछा यहां पर है, तो यहां से ये 180 और ये 90, 180 और 90 मतलब 3π/2, सही है। आप अगर देखो ध्यान से तो ये लगभग 270 है, कितना है 270, 3π/2। अब ध्यान से देखना, ये 3π/2 जो है तो पथांतर क्या होता है, पथांतर बराबर λ/2π इंटू कलांतर 3π/2, नहीं पाई से पाई कटेगा 3λ/4, और डेल्टा एल कितना होगा, तो अपन ने लिखा टोटल है 3λ/4 और इतना माइनस करना है, तो λ/8, लघुत्तम कितना है 8, 4 दूनी 8, तो 6λ माइनस λ। अब बात आएगी जब कलांतर की, तो कलांतर का फॉर्मूला है 2π/λ गुणित पथांतर, लैम्डा 5λ/8, आंसर कितना आ गया बेटा 5π/4, 2 नहीं बेटा, कितना आ गया 5π/4। ध्यान रखना, पहले इसकी पथ से इसको माइनस करके अपन ने निकाल लिया है डेल्टा लैम्डा मतलब पथांतर, और फिर अपन ने निकाल लिया है क्या कलांतर। फिर आए अपन एक क्वेश्चन में जिसमें आपको आयाम दिया है, विस्थापन दिया है और चाल दी है। तो आवृत्ति के लिए क्या बोले अपन, v बराबर ω√, सरल क्वेश्चन है। वेग कितना दिया है अपने को 4, ओमेगा निकालना है, ये 4 और ये कितना है 2, यहां पर ध्यान दो तो ओमेगा ये 16 माइनस 4, यहां से ओमेगा ये हो गया 12, तो 12 को क्या ऐसे लिख लें, 4 से बाहर आ जाएगा 2, तो 4 बराबर ओमेगा 2√3, तो ओमेगा बराबर हो गया 2/√3। कितना हो गया बेटा आंसर 2/√3। बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यदि तापमान T0, दाब P0, हीलियम गैस के अणुओं के RMS मान दिया है, फिर तापमान T0, तो देखो तापमान पहले भी T0 बाद में भी T0, मतलब अपन बोल रहे हैं ताप नियत। ताप नियत मतलब किसका नियम लगाना चालू कर दें अपन, बॉयल का। बॉयल का नियम P व्युत्क्रमानुपाती V है और आयतन खुद घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दाब घनत्व समानुपाती है, और Vrms होता है 3p/ρ। तो अगर दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, मतलब नियत कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब है कि निर्भर नहीं करता, P पे निर्भर नहीं करता। तो आंसर क्या आ जाएगा जो पहले था 898, सही है। फिर अगले क्वेश्चन पर अपन ध्यान दे 42 में आपको समान VT ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है VT, तो V अगर T के समानुपाती है तो इसका दाब तो नियत है, P नियत है, ऐसा चार्ल्स ने बोला हुआ है। अब यहां पर दिख रहा है कि एक लाइन में, देखो ध्यान से, यहां इंग्लिश में बता देता हूं, यहां पे एक लाइन में, ये एक लाइन में, तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे सेम, मतलब 1 2 के बराबर 3 4 के बराबर, तो 1 2 3 4, तो देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये भी तो दिया है ना, इन दोनों पे भी ध्यान देते हैं अपन। यहां पर अगर देख लेते हैं तो P3 आपको पता है VT के समानुपाती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में दाब आयतन के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, और ताप दाब के समानुपाती होता है। तो इस वाले का ताप ज्यादा है इस वाले से। ये मान लो अपन ने लिखा है कोई कण जिसमें इसका ताप जो है वो ज्यादा है, तो इसका दाब भी तो ज्यादा होगा। मतलब इस लाइन का दाब अगर मान लो P माना और इसको P' माना, तो P ज्यादा है किससे, P' से। अब P की लाइन में 1 2 आ रहे हैं तो दोनों 3 4 से ज्यादा होंगे, तो 1 2, तो 1 ज्यादा है 3 से, मतलब पहला वाला सही है। ध्यान रखना, जिसका ताप ज्यादा उसका दाब भी ज्यादा होगा। हाँ कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग लाइन का कांस्टेंट मान क्या होगा, अलग अलग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डोरी पर एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान एक तरंग का समीकरण y दिया है, ये दिया है, और अधिकतम वेग। तो बेटा वी मैक्स का फॉर्मूला तो आपको याद है, क्या होता है, ए ओमेगा। ए कितना है यहां पर 3, ओमेगा कितना है तो 314, लेकिन जो समीकरण है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर। तो 314 गुणित 14 3 42 मतलब 942 और -2 मतलब 9.42। आंसर कितना आ गया, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फिर से वही आवृत्ति पूछ रहा है बेटा। आवृत्ति का सूत्र अपने को याद है, तो v किसमें पूछ रहा है बेटा, डोरी 1/2L √T/m। तो 1/2 L का मान 50 सेंटीमीटर, √T का मान कितना है 20 तनाव, बट्टे m का मान 1 ग्राम, और बट्टे में पर सेंटी, लंबाई पे निर्भर है ना बेटा, m/l है, तो ये l कितना है 50 सेंटीमीटर। सही है। आप ध्यान दो तो ये 2 जीरो से 100 कट गया, ये 20 गुणित 50 गुणित -2, और यहां पर कितना है 10 की घात -3। आप ध्यान से देखो तो ये 3 जीरो और ऊपर ले जाते हैं, तो अपन इसको ऐसा करें, यही कर लेता हूं मैं। यहां पर अपन 20 गुणित 50 मतलब 1000, -2 और 3 जीरो ले जाएं तो प्लस के, तो देखो 2 से कम हो गया, ये 3 और ये 4 जीरो, 4 जीरो में से 2 बाहर आएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 हर्ट्ज। सही है, आंसर आ गया 100 हर्ट्ज, अनुप्रस्थ तरंग की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x बराबर 0 सरल आवर्त गति से गुजरने वाले कण का सही विकल्प बताओ। अब अगर x बराबर 0 है तो y बराबर क्या, मतलब विस्थापन होगा a sin ओमेगा t, वेग होगा, ये y है, ये वेग होगा ओमेगा a cos ओमेगा t, और त्वरण होगा -ओमेगा² a। यही होंगे बेटा। अब अगर चरम की तरफ जाएं तो विस्थापन तो प्लस में है, चरम स्थिति के अतिरिक्त x के सभी मान पर जो वेग है वो 0 से कम होगा, वेग 0 से कम नहीं होगा बेटा। अगर देखें तो वेग जो है यहां पर अधिकतम होता है, और यहां पर हर मानों पर 1 से क्या होता है ज्यादा, तो 0 से ज्यादा होना था। ये होना चाहिए था कि v 0 से बड़ा होगा, लेकिन गलत हो गया। दूसरा, जो त्वरण है वो 0 से कम है, तो देखो त्वरण माइनस में है, माइनस में है मतलब 0 से क्या होगा कम। सही है। और जो विस्थापन है तो यहां से 0 और यहां पर a, तो विस्थापन यहीं पे तो आएगा ना, मतलब 0 से बड़ा और त्वरण से क्या होगा छोटा, तो ये भी सही है, दोनों सही हो गए। तीसरा, माध्य स्थिति पे चरम स्थिति के अतिरिक्त x के सभी मानों के लिए v डॉट a 0 से बड़ा होगा। नहीं, अगर अपन देखें तो v डॉट a में a तो क्या हो गया है माइनस, मतलब त्वरण ऋणात्मक है, तो जब इनमें अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर भी किस में आएगा माइनस, मतलब v डॉट a का मान 0 से क्या होना चाहिए था कम, क्या होना चाहिए था कम। तो फिर सिर्फ सही कौन सा माना जाएगा, बी वाला, और कोई इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ऑर्गन पाइप 3 क्रमागत अधिस्वरों की आवृत्तियां दी हैं बेटा। 3 कौन कौन से, 360, 600 और 480। अब डिसाइड करना है कि बंद है कि खुला, और आवृत्ति कौन सी है। तो पहले अपन काम करें, तो अपन इसको 220 से भाग दे के देखें, ये तो भाग ही नहीं जा रहा, मतलब ये तो नहीं है, 220 वाले ऑप्शन हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया। बात आई कि अपन इसको 120 से भाग दें, तो 12 से 3 बार, इधर 120 से भाग दें तो 12 से 5 बार, और इधर 120 से भाग दें तो कितना 7, मतलब केवल आ रहा है 3 5 7, विषम संधाती मतलब बंद ऑर्गन पाइप। और दूसरा, इसमें मूल आवृत्ति 120 होगी,
तो आंसर कितना आ गया अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्युत हीटर आदर्श गैस को ऊष्मा दी है, तो क्या अपने पास ये वाला फॉर्मूला है, ये कितना दिया है उसने 100, आंतरिक ऊर्जा किस दर से बढ़ेगी, बेटा सब में अपन टी से क्या दे दें भाग, तो ये आ जाएगा। और कार्य दिया है 3000 जूल प्रति मिनट, ये कितना हो गया 50, इसको इधर लाओ तो 100 माइनस 50 इक्वल टू डेल्टा यू, आंसर कितना आ गया 50। ये हो गए अपने पूरे क्वेश्चंस, बाकी अपन नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।